नमस्कार। एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य बिंदुओं को जो कि सीजीपीएससी की प्री प्लस मेंस की परीक्षा में आने के लिए सिलेबस में दिए गए हैं। कंप्लीट सिलेबस ऑफ सीजीपीएससी। इसके अंतर्गत पेपर 5 के पार्ट 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था भी शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था को डेडिकेटेड ये वीडियो आज हम चर्चा में लाएंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि सिलेबस क्या कहता है, उसके साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी होगा, एक एनालिटिकल वीडियो है ये, जिसमें हम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में इस वीडियो को बनाने के साथ आपके साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि वो एस्पिरेंट्स, वो अभ्यर्थी जो सीजीपीएससी की तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं सिलेबस को ठीक ढंग से जानना, उसे एनालाइज करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को साइड बाय साइड देखना, उनके साथ अपनी तैयारी को जोड़ करके देखना भूल जाते हैं। यहाँ पे हम सक्सेस के मूल मंत्र से शुरू कर देंगे, उसकी सिलेबस से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में। हम सबसे पहले यहाँ डिस्कस करेंगे सिलेबस को। सिलेबस में सबसे पहला पार्ट हमारे पास यहाँ है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, सकल घरेलू उत्पाद एवं कार्यशक्ति। पहली नजर में ये एक स्टेटमेंट की तरह हमें लगता है, लेकिन हम इसे एक क्रक्स के रूप में निकालकर सामने नहीं रख पाते। तो जब हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा लेंथी पेपर होगा, एक बहुत बड़ा डिटेल्ड सेक्शन होगा, तो हम उसे क्रक्स यानी टुकड़ों में तोड़ करके रख नहीं पाते हैं, इसीलिए सिलेबस हमें समटाइम्स याद नहीं होता है। तो हम यहां देखेंगे कि सिलेबस में सबसे पहले जो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय भारतीय अर्थव्यवस्था में, ये नेशनल इनकम एंड जीडीपी के रूप में हम यहाँ पे तोड़कर देख सकते हैं। तो पहला अगर इंडियन इकोनॉमी में हम कोई टॉपिक डिस्कस करें तो वो टॉपिक हमारा होगा नेशनल इनकम और जीडीपी के रूप में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, हम यहाँ पे न्यू प्लान्स एंड रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात करेंगे। जब ये बात होगी तो उसमें हम देखेंगे कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की, निजी एवं सार्वजनिक यानी कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की क्या इसमें भूमिका होती है नवीनतम योजनाओं में। नवीनतम योजना जो आएंगे, गवर्नमेंट जो प्लान्स फ्रेम करती है फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडिया। सो इंडियन इकोनॉमी में जब कुछ प्लान्स फॉर्म होते हैं तो उसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की यहाँ पे पार्टिसिपेशन होती है। किस तरह से उस मॉडल को, उस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेटर कम्स आर्थिक सुधार, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप एवं उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय। आर्थिक सुधार जो हमने देखा है साल 1990-91-92 के समय पे, और उसके आगे सक्सेसिवली ये जो रिफॉर्म्स चलते रहे हैं टू बूस्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड मेक इट कॉम्पिटिटिव फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर में भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से प्रेजेंट करने के लिए, बेहतर तरीके से कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि उन रिफॉर्म्स को जो कि गवर्नमेंट ने साल 1990 और उसके आगे लाने शुरू किए थे। अब अगर मैं इसे आपके सामने एक क्रक्स के रूप में लेकर के आऊं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमी यहाँ पे क्या है, डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी क्या है, की सेक्टर्स उसके क्या होते हैं, किस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, और डिसीजन डिपेंड करते हैं ऑन द की प्रॉब्लम्स। सो इकोनॉमी में की प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड यहाँ पे रिफॉर्म्स उन प्रॉब्लम्स को देखते हुए क्या लाए गए थे, इसे भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। लेटर कम्स मौद्रिक नीति, भारतीय बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरूप एवं उनमें 1990 के दशक से सुधार, रिजर्व बैंक के साख का नियमन। ये एक लंबा चौड़ा सेक्शन, फिर हम इसे किस रूप में तोड़ के देखेंगे। मनी एंड बैंकिंग बहुत ही सिंपल है। मनी एंड बैंकिंग, व्हाट इज मनी एंड व्हाट इज बैंकिंग एंड हु रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। सो वी ऑलरेडी नो द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज regulated by the regulator RBI,
यहाँ पे आरबीआई का क्या रोल रहेगा, इसे हम मनी एंड बैंकिंग के सेक्टर के अंदर में, सेक्शन के अंदर में डिस्कस करेंगे। देन कम्स द लास्ट पॉइंट, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा की संरचना और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव। अब पहली नजर में सार्वजनिक, फिर सार्वजनिक, देन अगेन सार्वजनिक, क्या चीजें हैं? राजस्व है यानी कि इनकम, क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देन व्यय यानी क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है। जब सार्वजनिक राजस्व और सार्वजनिक व्यय की बात होती है तो वहां पे हम देखेंगे कि ये इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे रिलेट करता है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय। देन कम्स सार्वजनिक ऋण, यानी कि गवर्नमेंट जब उसके पास फंड की अवेलेबिलिटी कम होती है उस कंडीशन में कुछ ऋण यानी उधार लेती है। कहां से और किस तरह से लेती है, ये जब हम टॉपिक डिस्कशन करेंगे उस समय पे इस मुख्य बिंदु को हम डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा, इन्हें हम किस रूप में तोड़कर देख सकते हैं, इसे हम देखेंगे गवर्नमेंट बजटिंग के रूप में। जब गवर्नमेंट बजट तैयार करती है, गवर्नमेंट इस देश की डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान्स एग्जीक्यूट करती है, उस कंडीशन में हमें एक सम अमाउंट की, कुछ फंड की रिक्वायरमेंट्स होती है। उस फंड की रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, ऋण भी लेती है। कुछ उसके पास में इनकम जनरेट होता है जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं। तो इसे हम एक कंप्लीट एक बकेट के अंदर में रखे या फिर एक अम्ब्रेला नेम देके गवर्नमेंट बजटिंग, इसमें हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। अब यही उसका इंग्लिश वर्जन है। हमने जो अभी हिंदी में डिस्कस किया है सिलेबस, ये उसका इंग्लिश वर्जन है। सो दोज एस्पिरेंट्स who are preparing for this examination in English medium, they can also prefer this slide as the syllabus of Indian economics. Now, अब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को। जैसे कि मैंने कहा था कि पिछले 4 वर्षों के 2018, 19, 20 और 21, ये 4 वर्षों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, हम इसको यहाँ पे शामिल करेंगे, एनालाइज करेंगे। साल 2018 पेपर का स्वरूप किस तरह से होगा, आप यहाँ पे देखिएगा। पहला जो सेक्शन होगा खंड 1, सेक्शन 1 के अंदर यहाँ पे 30 शब्दों के अंदर में हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल यहाँ पे जो इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे वो 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेटर कम्स सेक्शन 2 में, खंड 2 में हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन इकोनॉमी के। उसके बाद खंड 3 में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और लास्ट सेक्शन जो होगा खंड 5 में, ये हमें मिलेगा 1 क्वेश्चन। ये खंड 5 के अंदर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के भी सवाल होंगे। ये और के पैटर्न में होगा, या तो ये क्वेश्चन करिए या तो दूसरा क्वेश्चन कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं या फिर आप छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डील करते हैं। फर्स्ट कम्स फर्स्ट, पहला जो सेक्शन होगा वो 30 शब्दों में 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन 2 में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा 60 शब्दों में 4 नंबर वाले क्वेश्चंस डील करने हैं। लेटर कम्स खंड 3 में 100 के 8 नंबर वाले सवाल, और उसके बाद खंड 5 में हमें 175 शब्दों के अंदर 15 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पे डील करना है। पहले खंड 1 में सवाल किस तरह की आए हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। विच सर्विसेज इंक्लूड्स इन टर्शरी सेक्टर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। ठीक, जब हम यहाँ पे सिलेबस को देखा था, हमने सिलेबस देखा था तो हमने एक सेक्शन देखा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हमने बात की थी तो उस समय मैंने उसे एक कट शॉर्ट में एक जो आपके सामने क्रक्स रखा हुआ था उसमें मैंने कहा था इकोनॉमी क्या है, डिसीजंस किस तरह से लिए जाते हैं, जब डिसीजन लिए जाते हैं उसके मूल कारण क्या होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ की प्रॉब्लम्स, इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स, एंड देन कम्स रिफॉर्म।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले जब चर्चा में लाएंगे तो इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी होती क्या है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिस्ट कौन होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमी कौन कौन से सेक्टर्स में बटी हुई है। तो जब हम वो पहला सेक्शन टच करेंगे इकोनॉमी के ऊपर में तो हम ये देखेंगे कि उसमें 3 सेक्टर्स होते हैं नाउ इन डेज, कि कुछ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये डायनामिक सब्जेक्ट है, यहाँ पे चीजें चेंज भी होती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, एंड द थर्ड वन इज द टर्शरी सेक्टर, दैट इज कॉल्ड तृतीय क्षेत्र। तो यहाँ पे सवाल यही आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आपको सबसे पहले फोकस करना होगा इकोनॉमी को, फिर उसके सेक्टर्स पे, उसके बाद उस सेक्टर से, उस पर्टिकुलर सेक्टर से निकलने वाला इनकम किस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड होता है, और इसमें यह भी बताना है कि इस सेक्टर को जो आप टच करेंगे तब किन किन सेवाओं को सम्मिलित किया गया है टर्सरी सेक्टर में। नाउ कम्स सेकंड क्वेश्चन, उदारीकरण से आप क्या समझते हैं। यह भी 2 नंबर का ही सवाल है जो कि आपको 30 शब्दों में लिखना है। इसमें क्या है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लिबरलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया कि साल 1990 के दशक से शुरू होता है यहाँ पे लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का दौर। कुछ परेशानियां थी जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उसके पिछड़ेपन की तरफ लेके आगे बढ़ती जा रही थी, जो कि किसी भी अर्थव्यवस्था, चाहे वो भारत हो चाहे वो कोई दूसरा देश हो, उसमें विशेष रूप से जब हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें थी जो बदलाव के लिए जरूरी थी। बदलाव की दिशा में हमने लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण को शामिल किया। अब उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपका सिलेबस ही यहाँ पे कहता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का पहला चीज लिबरलाइजेशन था, जो कि हम यहाँ पे देखते हैं सवाल के रूप में आपके सामने है। फिर आता है सस्ती मुद्रा नीति या मौद्रिक नीति। मुद्रा नीति या मौद्रिक नीति, ये 2 शब्द ऐसे हैं, मुद्रा और मौद्रिक, ये अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन आपको डाउट नहीं होना चाहिए, मुद्रा नीति और मौद्रिक नीति एक ही चीज है। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा। मौद्रिक नीति को हम मनी एंड बैंकिंग के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो बैंकिंग रेगुलेटर है आरबीआई यहाँ पे मौद्रिक नीति फ्रेम करने के लिए एक की रोल प्ले करता है। सेकंड, अब यहाँ पे जब हम सस्ती मुद्रा नीति की बात करते हैं तो मौद्रिक नीति की, मुद्रा नीति के टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मुद्रा नीति को या मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है इन इंग्लिश। मॉनेटरी पॉलिसी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सस्ती मुद्रा नीति क्या है उसके बारे में आपको 30 शब्दों में साधारण सा एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करना है। फिर नीति आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इस पूरे सिलेबस के अंदर में हमने खास कहीं पर नीति आयोग के बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन नीति आयोग को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है इन अ हिडन फॉर्म कि यहाँ पे जब हम प्लान्स करती है, गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट का प्लानिंग थिंक टैंक कौन है, वो नीति आयोग है। तो नीति आयोग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स में, और हम उसके बारे में जानेंगे, और आपको बहुत ही सरल शब्दों में नीति आयोग के बारे में लिखना है। नाउ कम्स रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट में क्या अंतर है बताइए। डिफरेंशिएट करना है आपको रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में। हमने जैसे अभी मौद्रिक नीति के बारे में क्वेश्चन किया था, जस्ट पीछे इसकी पिछले वाली स्लाइड में हमने देखा था मौद्रिक नीति, और मौद्रिक नीति कौन बनाता है। जब मौद्रिक नीति की बात आती है तो वो रिजर्व बैंक बनाएगा, और उसके साथ साथ में आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बनाना भी उसी मौद्रिक नीति का पार्ट होता है। अब जब आपने मौद्रिक नीति को पढ़ा तो उसके अंदर में हमको मनी एंड बैंकिंग के सेक्शन के अंदर में ये दोनों चीजें भी पढ़ने को मिलेगी। अब बेरोजगारी की दर की गणना किस प्रकार की जाती है, पहला क्वेश्चन। ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। पहला है कि किस तरह से की जाती है बेरोजगारी दर की गणना। सेकंड, भारत में वर्तमान बेरोजगारी दर कितनी है, how the unemployment rate is calculated, first one. Second, what is the present unemployment rate in India, rate of India. हम इसे 2 हिस्सों में तोड़कर देख रहे हैं तो आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको सबसे पहले जवाब देना होगा कि वो रेट, जब हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे तो उसमें पॉवर्टी को भी डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के उस हिस्से में हम ये भी देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरह से प्रिवेल करती है किसी भी इकोनॉमी में। जब हम इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम वर्ल्ड इकोनॉमी और उसके की प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जब सिर्फ बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है। लेटर कम्स कि ये प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट
कितना है भारत में, उसको आपको जानकारी देना है, यानी कि एक तरह का फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि फैक्ट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है फर्स्ट। सेकंड, आपको फैक्ट देना है कि प्रेजेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है भारत में, यानी कि करंट अफेयर को भी आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। देन कम्स द सेक्शन थर्ड, केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व के स्रोत कौन कौन से हैं, व्हाट आर द नॉन टैक्स रिसोर्सेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि हमने गवर्नमेंट बजटिंग, एक क्रस हमने निकाला था गवर्नमेंट बजटिंग, उस सेक्शन में देखा था कि हमको टैक्स यानी कि सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, राजकोषीय घाटा, हमने उसे देखा था टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट बजटिंग। तो गवर्नमेंट बजटिंग के सेक्शन में हमने देखा था टैक्स, नॉन टैक्स रिसोर्सेज क्या हैं, वो ऐसे सेक्शंस जहां पे से गवर्नमेंट इनकम जनरेट करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो हमें यहाँ देखने को मिलेगा। सीधी बात है, खंड 3 है तो इसीलिए वो 100 शब्दों में आपको लिखना है और 8 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ खंड 3 में हमारे सामने 2 क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी के। सो आपको इस तरह से इसमें अपने डिटेल्स देने होते हैं कि आपको 8 मार्क्स कवर होता है, इसमें आपको डिटेल्स देने होते हैं फैक्चुअल, करंट अफेयर के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी जो होते हैं, उसमें आपको बताना होगा कि किस तरह से फैक्ट हैं, टैक्स वो कौन से सेक्शंस हैं जहां पे से टैक्स कलेक्ट करती है, नॉन टैक्स सेक्शन है, तो नॉन टैक्स रिसोर्सेज क्या है जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है, ये आप इसमें बताएंगे। फिर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के प्रमुख कारणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, डिस्कस द मेन रीजंस ऑफ ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये एक सेक्शन हो गया। फ्रॉम द सेम थिंग गवर्नमेंट बजटिंग, अब आता है भारत सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि सीधी बात है करंट अफेयर के हिसाब से अगर आप 1-2 सालों का लगातार टच में रहे होंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के, गवर्नमेंट के पैटर्न्स ऑफ प्लान्स एग्जीक्यूशंस के और उसके प्लान फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, सो यू विल हैव टू लुक ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। नाउ कम्स 2019 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कि 2018 के हिसाब से कितनी सारी चीजें मिलती है। पहला ही क्वेश्चन आपको मिलता है कि डिफाइन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को यहाँ पे परिभाषित आपको करना है, जो कि सीधा सीधा सिलेबस में से एक क्वेश्चन उठ के आता है। पहले पॉइंट का राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। फिर धारणीय विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब एक चीज हमें देखना होगा, जब मैंने कहा यहाँ पे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ करके देखते हैं, तब मेरे कहने का ये मतलब था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को जिस समय हम गवर्नमेंट प्लान करती है, चीजें प्लान करती है, उस समय पे मैंने थंबनेल में ही आपको दिखाया था कि ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है, गवर्नमेंट सेक्शन के ऊपर में मैंने नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी तस्वीर लगा रखी थी। तो किसी देश की सरकार जब प्लान फॉर्म करती है, जब कोई प्रोजेक्ट पुट फोर्थ करती है, सामने रखती है, उस समय पे हम देखेंगे कि गवर्नमेंट इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हैं, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो किस तरह की पॉलिसीज पुट फोर्थ करती हैं, किस तरह से सामने लाती हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे प्लान्स तैयार करने पड़ते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज तैयार करते हैं। तो वही क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपको सिर्फ उसकी एक छोटी सी जानकारी यहाँ देनी है। नेक्स्ट कम्स द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम की प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, तब यहाँ पे हम अनएम्प्लॉयमेंट के कितने प्रकार होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, और उसी के अंदर में आप जानेंगे कि ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी जिसे कहते हैं, वो क्या होती है। आपको इसमें सिर्फ कुछ फैक्चुअल चीजें जैसे डेफिनेशन, मीनिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको इसको सिर्फ 30 शब्दों के अंदर में ही लिखना है। 2 से 3 लाइन के ये आपके आंसर होंगे। विनिवेश से आप क्या समझते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से आप क्या समझते हैं। अगर आप हाल ही के दिनों में करंट अफेयर के टच में रहे होंगे, न्यूज के टच में रहे होंगे, तो आप ये जानेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है, यहाँ पे हमने मेजरली देखा है एयर इंडिया के अंदर, जिसे टाटा ने परचेज किया था। यहाँ पे इसी तरह से आपको करंट अफेयर को भी अपने सिलेबस के साथ साइड बाय साइड लेकर के चलना है, जो आपको हेल्पफुल होगा इन एग्जाम, कि आप एग्जाम में कितना बेहतर परफॉर्म करते हैं इन आंसर राइटिंग। आगे चलकर हम देखते हैं यहाँ पे सेक्शन 2 में निर्धनता के दुष्चक्र की व्याख्या कीजिए, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, अगेन प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में हम जब बात करते हैं, तब हम देखेंगे कि पॉवर्टी क्या है,
सेकंड कम्स राजकोषीय घाटे को समझाइए, यानी कि फिजिकल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट बजटिंग करती है, गवर्नमेंट बजटिंग का सेक्शन है ये, जब गवर्नमेंट बजट तैयार करती है तो उसके पास कितना रेवेन्यू और कितना उसका खर्च है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट देखेगी या तो वो फायदे में है, उसके पास एक्स्ट्रा इनकम है टू स्पेंड इन इकोनॉमी, और उसके पास इकोनॉमी में खर्च करने के पैसे कम हैं। इन दैट केस गवर्नमेंट लेती है ऋण। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गवर्नमेंट बजटिंग में फिजिकल डेफिसिट और राजकोषीय घाटा यहाँ पे हमको बढ़ता घटता हुआ दिखता है, न्यूज में अक्सर रहता है। तो कोशिश करें कि आप अगर अपने सिलेबस को जानते हैं तो उससे जुड़ी हुई चीजें आप करंट अफेयर में, न्यूज में जरूर देखते रहें। सेक्शन 3, जेंडर बजट क्या है समझाइए। व्हाट इज जेंडर बजट, एक्सप्लेन। ये हम डिस्कस करेंगे। जो इसके लिए डेडिकेटेड चैप्टर्स होंगे उसमें अक्षय ऊर्जा से संबंध में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी वही बात होती है कि हम एसडीजी के तहत, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हुए देश की जो स्कीम्स हैं, जो कि पॉलिसीज है, किस तरह से फ्रेम करते हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोर्सेज हैं, उसको प्रमोट करते हैं। जस्ट लाइक कि हम यहाँ देखते हैं सोलर पैनल्स जो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत सारे शहरों में आप देखेंगे, आप स्पेशल अपनी मेजर स्टेट्स के अंदर में आप देखेंगे यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे, किसी के घर पर जो सोलर पैनल्स, या फिर सरकारी भवनों में आप देखेंगे आपको सोलर पैनल्स यहाँ पे लगे हुए देखने को मिलेंगे। विंड मिल्स, कुछ जगहों पे जहाँ पे हवा तेज होती है, उस जगह पे भी हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं ताकि हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उसे हम बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। अगेन, मौद्रिक नीति से आपका क्या आशय है? जैसे मैंने कहा था, मुद्रा नीति को ही यहाँ पे मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगेन आपके सामने है, लेकिन वो 175 शब्दों में लिखना है आपको। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो आपको इसमें डिटेल देना होगा कि आपको डिफाइन करना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फर्स्ट। सेकंड, एक्सप्लेन द मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जब मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है आरबीआई, उस कंडीशन में उसके कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के, जैसे कि आपने देखा रेपो रेट, आपने रिवर्स रेपो रेट देखा है, ये सारे इसके की कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपको उनको डिफाइन भी करना है और उनके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, किस तरह से वो इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन यानी महंगाई को जन्म देता है, या फिर डिफ्लेशन, रिसेशन जैसी सारी चीजों को मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है। आपको करंट अफेयर के पार्ट को भी इसमें इंक्लूड करना होगा सो एज टू कवर द 175 वर्ड्स लिमिट। हम यहाँ देखेंगे साल 2020 का क्वेश्चन है, निजीकरण एवं उदारीकरण में अंतर बताइए। आपको यहाँ पे बताना होगा निजीकरण एवं उदारीकरण। जैसे कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात की थी, तो उसमें हम स्पेसिफिक करेंगे निजीकरण एवं उदारीकरण, ये दो अलग अलग जो चीजें हैं। निजीकरण यानी आपका हो गया प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण हो गया आपका लिबरलाइजेशन। इन दोनों के बीच में हमको डिफरेंस बताना है। सेकंड कम्स सकल राशि उत्पाद की अवधारणा को समझाइए, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में हमको बताना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपने पहले सेक्शन में पढ़ा था, नेशनल इनकम एंड जीडीपी। जब आप जीडीपी, नेशनल इनकम, जीडीपी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में आपको पढ़ने को मिलेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंकिंग सेक्शन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा, नॉन मनी एंड बैंकिंग के सेक्शन में, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, कब कोई एक लोन या किसी तरह का ऐसा आप मोर्टगेज जब लोन के बदले में लेते हैं, ये सारी कंडीशन वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में सामने आता है। और इस समय नॉन परफॉर्मिंग एसेट की भारत में क्या स्थिति है, बैंकों की क्या स्थिति है, बैंक के राष्ट्रीयकरण की क्या कहानी है। आप ये देखेंगे कि इस समय जो बैंकिंग मर्जर हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, और उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट की क्या भूमिका है कि ये बैंकिंग मर्जर्स जो हो रहे हैं इन दिनों गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, जो हाल फिलहाल के दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में रहती है, लगातार इसकी बैठकें होती रहती है। और आप देखेंगे कि जो आप दैनिक उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं लेते हैं उसमें इसका मेन रोल प्ले होता है। अगला क्वेश्चन खंड 2 से है, 60 शब्दों में आपको ये 4 नंबर वाले
सवाल मिलेंगे। पहला यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। नगरीकरण के प्रभाव में, भारत में नगरीकरण के प्रभावों की विवेचना कीजिए। अर्बनाइजेशन यहाँ पे देखेंगे, इकोनॉमी में हम देखेंगे कि अर्बनाइजेशन क्या है और उसके प्रभाव क्या है। फिर देखेंगे राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया, फिस्कल पॉलिसी को हम यहाँ पे चर्चा में लाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे मुद्रा बाजार में, पूंजी बाजार में क्या अंतर है। ये सीधी सी बात है। आपका मनी एंड बैंकिंग का सेक्शन हो गया फिर से कवर। तो आप जब मनी एंड बैंकिंग अपने सिलेबस को अगर आप होल्ड करते हैं, अगर आपको अपना सिलेबस याद है, तो आपको करंट अफेयर के साथ साथ में स्टैटिक जो चीजें दी हुई हैं बुक के अंदर, उन सभी चीजों को ग्रास्प करने में और उनको आर्टिकुलेट करने में इन द फॉर्म ऑफ आंसर, इट हेल्प्स यू अ लॉट। खंड 3 में हम देखते हैं, सवाल है हमारे पास, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, केंद्रीय वित्त आयोग के प्रमुख कार्य बताइए। तो वित्त आयोग क्या होता है और किस तरह से हम वित्त आयोग के फंक्शंस होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। फिर एसडीजी, जैसे मैंने आपको कहा था, एसडीजी जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज फ्रेम करती है तो उस समय एसडीजी सतत विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रख के करती है, तो इसको भी हम चर्चा करेंगे। 2021 का क्वेश्चन, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से क्या आशय है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेन कम्स एंड मनी एंड बैंकिंग सेक्टर, उस सेक्शन में हम इसको डिस्कस करेंगे सिलेबस में। फिर आता है कि बहुराष्ट्रीय निगम का आशय स्पष्ट कीजिए। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के बारे में डिस्कस कीजिए, ये कौन होते हैं। ये हमें इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, रिलेटेड टू द इंडियन इकोनॉमी सिलेबस। फिर आता है संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वही की प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे का आशय स्पष्ट कीजिए। फिस्कल डेफिसिट, यानी हमने पहले जो चीजें डिस्कस की थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगेन आ रहे हैं। सिलेबस अगर आपके पकड़ में है तो आप पिछले साल के जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें उठा करके देखिए, आपको आसानी होगी कि अगले बार के लिए आप क्वेश्चंस को और ज्यादा बेहतर ढंग से तैयार करें और उनके आंसर्स आपको लिखने में ज्यादा बेहतरी हो, आसानी हो। खंड 2 के जो सवाल हैं उसमें हमको देखने को मिलता है कि वैम क्या होता है, वेज एंड मीन्स, व्हाट इज मेंट बाय वेज एंड मीन्स एंड एडवांसेस, ये होगा। अगला, वैधानिक तरलता अनुपात को समझाइए। स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जैसा कि आपको हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी की जो की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके साथ साथ में स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो भी आएगा, लिक्विडिटी रेशियो भी आएगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। मनी एंड बैंकिंग का सेक्शन है ये। फिर सेक्शन 3 के अंदर में क्वेश्चन आता है, विनिवेश की भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए, यानी कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कि ये डिसइन्वेस्टमेंट अच्छा है या खराब है, और अगर अच्छा है तो कितना अच्छा है, और खराब है तो उसके किस तरह के इफेक्ट, किस तरह के प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था में पड़ते हैं। अगला आता है बैंकिंग लोकपाल योजना क्या है, इसके बारे में अगेन ये वो आपको करंट अफेयर के सेक्शन में भी कवर हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में आपको इन डेप्थ इसकी जानकारी मिलती रहती है। डे टू डे का ये सिलेबस हो जाता है और टॉपिक हो जाता है, और उसके साथ साथ आपको ये बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग के सेक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन है उसी में से, पार्ट 3 में से आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबंधन के संदर्भ में राज्यों की रैंकिंग करने का मानदंड क्या होता है, उल्लेख कीजिए। What is the criteria for ranking of states with respect to financial management by Reserve Bank of India? मोटा मोटी तौर पे अगर मैं कहूँ तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सेक्शन में जितना भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे उसके साथ साथ में ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। आपके लिए ये 100 शब्दों में लिखना है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप फोकस करेंगे रिजर्व बैंक के ऊपर में। एक मोटा अंदाजा आप लेकर के चलिए कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ज्यादा वेटेज देना है जब हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। फिर सेक्शन 5 में आपके सामने एक सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसा कि मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है, ये बात कही है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधार कब से हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीजें, ये शब्दावलियां क्या हैं और कब से शुरू होती हैं, क्या चीजें थी, किन परेशानियों को देखते हुए इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया था,
ये हम इसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़ का एक सवाल, क्योंकि मैंने आपको बताया था खंड 5 के अंदर में, जो कि 175 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें से और भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे और के फॉर्म में होंगे। या तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल लीजिए या फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उन अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में सम्मिलित किए गए हैं। फर्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थी पर भी टिप्पणी कीजिए। यानी कि जैसे ही आप इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आता है कि उसका सीधा सीधा की इम्प्लीकेशंस यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे उसके इफेक्ट होते हैं ऑन स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे बोलता है कि जीएसटी जो यहाँ पे भारत के उन अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख कीजिए, वो इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनका आपको जिक्र करना है यहाँ, जो जीएसटी में सम्मिलित किए गए। जब जीएसटी बना था बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सीधे सीधे जीएसटी के अंदर में फॉर्म कर दिया गया। सो वन नेशन वन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंदर में हमने यहाँ पे इंक्लूड किया। और उसके बाद में ये कहता है कि छत्तीसगढ़, स्पेसिफिकली ऑन छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में बात करेंगे तो 50% वेटेज ऑन छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स। छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थी पर भी टिप्पणी कीजिए। Also comment on the revenue implication of GST implemented since July 2017 with respect to छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में इनकी, छत्तीसगढ़ राज्य की जो रेवेन्यू है, क्या वो कम हुई या बढ़ी, या फिर गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करती है अगले 5 वर्षों के लिए। ये सारी चीजें आपको जीएसटी के ऊपर में पढ़ने को मिलेगा। हमने अब तक चर्चा किया यहाँ पे 2021 तक के क्वेश्चन, 2018, 19, 20 और 21 के क्वेश्चन। हमने एक चीज यहाँ पे नोटिस की है कि हमने जो सिलेबस में पढ़ा, एग्जैक्टली सिलेबस क्वेश्चन के फॉर्म में वैसा नहीं आ रहा है। हमने ऊपर वन लाइनर फॉर्म में हमने देखा सिलेबस को, लेकिन सिलेबस के अंदर जो छिपी हुई चीजें हैं उसे हमने कभी तोड़ करके नहीं देखा। जब हमने उसे तोड़ा तो उसके हिसाब से हमने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको एनालाइज किए, और एनालाइज करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, कि सिलेबस कुछ ऐसे महत्वपूर्ण हिस्सों में टूटा जिससे हम उन सभी एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं जो कि क्वेश्चंस में कंटिन्यूअसली आ रहे हैं सिंस 2018 टू 2021। यहाँ पे जब भी हम देख रहे हैं कि एक इकोनॉमी की पॉलिसीज फॉर्म हो रही है तो गवर्नमेंट का उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। सेकंड, ग्लोबल इंपैक्ट, अगर कोई वैश्विक संस्थान है जो ऐसे कोई, जैसे एसडीजी के बारे में हमने देखा, उसने अगर कोई एक पॉलिसी फ्रेम की है या फिर कोई एजेंडा रेज किया है तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट वो पॉलिसी फॉर्म करती है। क्योंकि जब इकोनॉमी को हम डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी को हम चर्चा में लाते हैं, तो उस समय उसके की प्रॉब्लम्स कुछ होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको ध्यान में रखिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में या कॉन्फ्रेंसेस में हमने उसे डिस्कस किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज फॉर्म की जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो, साफ पानी की, पॉवर्टी को रिड्यूस करने की, और हेल्थ इश्यूज को, एजुकेशन को प्रमोट करने की सारी चीजें हम गवर्नमेंट की प्लान ऑफ एक्शन के अंदर में काउंट करेंगे। और साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी काउंटर करने की यहाँ पे हम बात करते हैं। जैसे इन दिनों आप देखते हैं कि श्रीलंका में जो हालात हैं, जो गृह युद्ध के हालात हैं, जो जिस तरह से उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है, जिस तरह से हमारे कुछ और पड़ोसी मुल्क हैं जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं, करंट अफेयर में, न्यूज में आप सुनते हैं, वो भी इन्फ्लेशन का शिकार हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेन रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट के एक्शंस मेन रोल प्ले करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्फ्रेंस मेन रोल प्ले करते हैं कि किस तरह की अर्थव्यवस्था किस देश की चलेगी, गवर्नमेंट किस तरह के प्लान ऑफ एक्शन लेती है टू कंट्रोल the economy of the country as well as to promote growth and development in the economy. So इसी नोट के साथ हम यहाँ पे इस चर्चा को समाप्त करते हैं। इसके बाद आने वाले वीडियोस में हम सीधे तौर पे उन टॉपिक्स को जो सिलेबस के पार्ट हैं, हमने जैसे सिलेबस में देखा है, सिलेबस में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू सो मच।